नमस्कार, 18 आवर स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे सहयोगी शरद दुबे। यहां से आने वाले 1.5 घंटे के लिए भारतीय बाजार में जो एक्शन है वो सारा एक्शन लेकर हाजिर हैं हम। बाजार उतार चढ़ाव के बीच शानदार रिकवरी अटेम्प्ट करता हुआ और इस रिकवरी में कामयाबी भी हाथ लगी है। बढ़त के साथ बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर। निफ्टी ने अभी निचले स्तरों से रिकवरी का मोड दिखाया है और सिर्फ बेंचमार्क्स ही नहीं, ब्रॉडर मार्केट्स छोटे मझौले शेयर्स में भी अच्छा खासा एक्शन है। लेकिन चलिए क्लोजिंग कॉल की शुरुआत करते हैं। इस वक्त ऑन दी शो क्या कुछ यहाँ से 1.5 घंटे के लिए आपके सामने हम क्या कुछ रखने वाले हैं, उसके साथ फिर बाजार की बड़ी बातें भी आपके सामने हम रखेंगे। 2:05 पर एफएनओ मार्केट चेक यानी कि रणनीति क्या होनी चाहिए, मार्केट का सेटअप कैसा नजर आ रहा है। 2:10 पर हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल एक एक कर जुड़ना शुरू हो जाएंगी और उनसे हम जानेंगे उनके क्लोजिंग ट्रेड्स। ऑप्शन के चैंपियन हमारे इस खास सेगमेंट में ऑप्शन की रणनीति भी आपको बताएंगे। एक दमदार ऑप्शन का ट्रेड लेकर आएंगे। मार्केट एट 3 में 3 बजे बाजार में एक्सचेंजेस में ड्यूरिंग द एंटायर सेशन जो एक्शन दिखाया वो सारा एक्शन आपके सामने रखा जाएगा। 3:10 पर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स होंगे। वहीं 3:20 पर इवेंट्स, ट्रिगर्स एंड इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जो सारे इवेंट्स हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश होगी। 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के पावर पैक्ड एक्शन के लिए हो जाएं तैयार। बाजार की बड़ी बातें अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिकवरी अटेम्प्ट की मार्केट ने और इस रिकवरी अटेम्प्ट में कामयाबी हाथ लगी है। निफ्टी 150 अंक रिकवर होकर 25,200 के इर्द गिर्द इस वक्त कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं इनफैक्ट दिन के उच्चतम स्तर पर 55,594 यानी कि 55,600 के ही करीब कहा जाएगा। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस। ऑटो क्षेत्र काफी अच्छा एक्शन दिखा रहा है। एमएनएम जैसे स्टॉक है, लगभग सारे ऑटो एंसिलरी वाले स्टॉक्स जो हैं, मारुति, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। बैंकिंग शेयर्स भी चढ़े हैं। इंडसइंड बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में 2.5% तक की मजबूती है और मेटल इंडेक्स में लगातार चमक कायम है। लाइक्स ऑफ जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान कॉपर में अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम यहाँ पर आप पाएंगे। शरद देश से कि इट्स अ स्टॉक पिकर्स मार्केट, लेकिन आज के सत्र में इस वक्त तो स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो और सेक्टर में ऑटो सेक्टर हीरो है। लेकिन बताएं बजिंग स्टॉक्स आज के लिए कौन से हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी। सबसे पहले आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात की, ऑटो सेगमेंट। फेस्टिव सीजन आ गया, पहले दिन के आंकड़े आने लगे तो हुंडई या अगर आप बात करें मारुति, इवन टाटा मोटर्स, सबके नंबर्स बहुत स्ट्रांग देखने मिल रहे हैं और इसके कारण जो है त्योहारी मांग बढ़ी है तो जोरदार बुकिंग देखने मिले। अशोक लीलैंड लगभग 3% ऊपर है। मारुति लाइफ टाइम हाइस के पास है, एक्चुअली रिकॉर्ड हाइस टच भी कर लिया है। एमएनएम आयशर मोटर्स में भी जो है आपको सिग्निफिकेंट बाइंग देखने मिले। तो आज दिन ऑटो स्टॉक्स का है, लेकिन रिकवरी भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और ऑटो स्टॉक्स में कुछ न्यूज स्पेसिफिक भी जो है न्यूज फ्लोज हैं। जेबीएम ऑटो की बात करें तो वेस्ट एशिया ई मोबिलिटी के साथ टाई अप कर लिया है। 5 साल में 3,000 ई बसेज आने वाले। कल स्टॉक में ऑलरेडी अच्छी पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल गई तो आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक जो है मुहूर्त महोत्सव में इन्होंने भी नया स्कीम निकाला है। 9 दिन का ऑफर शुरू कर दिया है और इनके एक प्रोडक्ट है ईवीएस की जो कीमतें हैं वो 49,999 लेवल से करवा रहे हैं। एक्चुअल प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट डबल होते हैं। तो इन ऑफर्स पे भी जो है बाजार की नज़र रहेगी और किस तरह सेल्स पे ये तब्दील होती है इस पे भी जो है व्यूज़ रहने वाले हैं। केसी इंटरनेशनल आप जो है यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे ओपनिंग का जो खिलाड़ी भी था, स्टॉक में अच्छी मोमेंटम देखने मिली। 3,200 करोड़ रुपए के बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स इंटरनेशनली देखने मिले दुबई और यूएई मार्केट से। रियलिटी स्पेस से ब्रिगेड एंटरप्राइज को भी 1,200 करोड़ का जीडीवी का एक नया प्रोजेक्ट मिला है और यहाँ पे देखिए हालांकि रियलिटी स्पेस में ओवरऑल चौतरफा बिकवाली हो रही है पर उतना भी ज़्यादा गिरावट ब्रिगेड एंटरप्राइज में नहीं देखने मिल रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वन ऑफ द टॉप गेनर्स जो है आपके निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी देखने मिला और जो रिकवरी हो रही है उसमें भी देख रहे हैं कि अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल रही है। मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की राय है, लक्ष्य 875 रुपये का है। वही एल्केम लैब्स की बात करें तो जो कैंसर रिलेटेड ड्रग है बायोसिमिलर, ये लॉन्च कर दिए भारत मार्केट्स में, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। स्टॉक 1% ऊपर है। वही शिल्पा मेडिकेयर की बात करें तो यहाँ पे भी यूरोपियन यूनियन से इनको दवाई की अप्रूवल आ गई है और ये बड़ा दवाई का अप्रूवल आया है। मार्केट साइज बड़ा है तो लगभग स्टॉक 2% ऊपर है। लेकिन जो आज रिकवरी वाली थीम वाले स्टॉक्स है जो मानसी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे तो पीएसयू और बैंकिंग स्पेस तो देखने मिले। ऑटो तो लीडर था लेकिन मेटल्स चमक जो है आखिरी 1 घंटे में देखने मिला और 2 रीजंस है। एक तो इंटरेस्ट रेट कट की सिनेरियो तो हो ही रही है लेकिन चाइना अपनी प्रोडक्शन रेट घटाए जा रहे हैं तो फायदा किसको हो रहा है?
हमें हो रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजीज कैसे लग रहे हैं, मार्केट का सेटअप क्या लग रहा है, ज़रा बताएं। एब्सोल्युटली शरद, आपने सही कहा, किसी का नुकसान किसी का फायदा, इसी तरह के सेंटिमेंट्स। और स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, इस वक्त हमें जो पॉजिटिव्स चाहिए मार्केट के लिए वो सारे हमें मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी विदेशी बाजार के संकेत पर भारतीय बाजार की चाल अब निर्भर कर रही है। भारतीय बाजार अपनी तेजी की गति पकड़ते हुए फेस्टिवल डिमांड, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन और अब यहाँ से आगे अर्निंग सीजन का भी एक एक्शन होगा जो कि शुरू हो जाएगा। इस वक्त अगर आप देखें, आज एक्सपायरी का दिन है, बावजूद इसके मार्केट में वॉलेटिलिटी नजर आनी चाहिए, जो कि दिखी भी। फर्स्ट हाफ में हमने वॉलेटिलिटी दिखी, लेकिन उसके ठीक बाद वापस से कम बैक करने की कोशिश करते हैं इंडिसेस और अच्छी खासी रिकवरी दिखाते हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप देखेंगे, निफ्टी में करीब 150 अंकों की मजबूती है। 25,000 के लेवल्स हमने निचले स्तरों पर 25,084 के देखे थे, वहां से 25,226 पर आ जाना एक ही कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ दिखाता है इंडिसेस की। विद इन एन आवर एंड हाफ हम देख रहे हैं किस तरह की रिकवरी अटेम्प्ट होती नजर आ रही है। निफ्टी की तो बात कर ही रहे हैं हम, लेकिन साथ साथ बैंक निफ्टी पर देखना चाहिए। आज के सत्र में सबसे ज्यादा सपोर्ट और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है, आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की तरफ से है। दिन के उच्चतम स्तर पर बैंक निफ्टी और वहां पर भी 55,500 के पार बढ़िया तेजी के पूरे आसार। और ये तेजी, ये लेवल अगर इंटैक्ट रहेंगे, जो कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ घंटों से नजर आ ही रहे हैं, तो वहां से फिर कन्वेक्शन और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा और तेजी की चाल ही बाजार पकड़ता हुआ नजर आएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ही नहीं, ब्रॉडर मार्केट्स में छोटे मझोले स्टॉक्स भी, मिड कैप स्मॉल कैप, आज बाजार सुबह जब खुले ऐसा लग रहा था कि काफी रैशनल अप्रोच होगा। वीकली एक्सपायरी का दिन है तो फिर वॉलेटिलिटी टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आएगी, जो कि हुआ भी एटलीस्ट टू स्टार्ट द मार्केट्स। लेकिन उसके बाद अब ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन है। आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट्स में भी चुनिंदा पॉकेट्स हैं, सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल प्लेज हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं, छोटी मझौली बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और ऑटो कंपनियां हैं जो कि अच्छा खासा एक्शन, टायर स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। सो ऑल इन ऑल हमारे पास थीम्स हैं और उस थीम्स के बल पर भारतीय बाजार संभलने की कोशिश भी करते हैं और कामयाबी भी हाथ लगी है। लगातार तीसरे दिन आईटी स्टॉक्स में दबाव है। ऑफ कोर्स H1B वीजा को लेकर जो फीस की खबर आती हुई दिखी थी, उसका एक फ्रिक्शन वो अब भी फील करते हुए आईटी स्टॉक्स। और कल ही की खबर, और इनफैक्ट कल ही हमने रिसर्च कर आपको बताया भी था कि इसके इम्प्लीकेशंस किस तरह से डोमेस्टिक आईटी प्लेस पर पड़ेंगे। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आईटी सेक्टर को फिलहाल वॉच लिस्ट में रख दिया जाए, क्योंकि काफी रिस्की है ये पूरा सेक्टर इस वक्त। इस बीच रुपया, करेंसी के फ्रंट पर भी एक खबर है। रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया ट्रेड करता हुआ, आज सुबह भी जब ओपनिंग हुई रुपए की कमजोरी के साथ हुई थी। 88 रुपए और 78 पैसे के लेवल्स पर डॉलर के मुकाबले रुपया जो है निचले स्तरों पर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स से कोई फेयर नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी के तर्ज पर अगर देखें कंफर्ट लेवल्स पर वो भी है, मार्केट का टेक्सचर भी ठीक नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें शरद, लगभग सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो भारतीय बाजार के हक में इस वक्त तो नजर आ रहे हैं और हमारे पास हमारे तेजी के ट्रिगर्स हैं। फेस्टिव डिमांड है और साथ साथ हम देख रहे हैं रिजल्ट सीजन की शुरुआत अभी कुछ ही दिनों में हो जाएगी, जिसका इंतजार भी है। लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ, हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। एमके ग्लोबल के कपिल शाह हमारे साथ हैं, आइए उनसे जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट पर वो अपनी रणनीति क्या बनाकर चल रहे हैं। कपिल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू। बताएं आपकी तरफ से मार्केट में आज के लिए स्ट्रैटेजी, जो सेकेंड हाफ बचा है उसके लिए क्या होगी? जी बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मार्केट में हमने पहले देखा हुआ कि 3 हफ्तों की एक तेजी देखने मिली थी और उसके बाद में पिछले 4 दिनों से हमें कुछ ना कुछ एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। मार्केट का ब्रॉडर स्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, क्योंकि मार्केट ने पहले तो काफी जो अच्छे से सपोर्ट लेवल थे 24,400 300 के लेवल पे, यहाँ पे डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना था और उसके बाद में जो 25,200 का जो एक स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल था, वहां पे ब्रेकआउट भी आ गया था। ब्रेकआउट होने के बाद में कहां ना कहां पे एक बार कूल ऑफ होता है। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज हम इसको इस तरह से पुट अप करते हैं कि पहला दाव भगवान का, दूसरा दाव अपना। कहने का मतलब कि जो ब्रेकआउट होता है वो थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाता है, अपने जो पहले के ब्रेकआउट लेवल पे आके फिर से मार्केट रिबाउंड करता है। तो यही सिलसिला आज भी हमें देखने मिला कि 4 दिनों की गिरावट की वजह से फिर से मार्केट एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल जो एक 25,000 से लेकर 25,100 की रेंज का था, वहां पे आके आज हमें रिकवरी देखने मिल रही है। तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से जो बाकी का क्षेत्र है वहां पे ये पॉजिटिव मींस जो इंटरमीडिएट करेक्शन था, अच्छे लेवल पे सपोर्ट लेवल तो ले लिया हुआ है, फिर से एक ब्रॉडर पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। और इंट्राडे के जो पोटेंशियल रेशियंस बनते हैं वो कहां ना कहां पे 25,330 और 25,380 के लेवल के यहाँ पे हमें देखने में मिल रहे हैं। तो सेकंड हाफ में अप ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा, वैसी अंडरस्टैंडिंग बन रही है चार्ट पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो अप ट्रेंड ओवरऑल देखने मिले और हमने आपको रणनीति भी बताई थी, बाय द डिप की स्ट्रैटेजी।
और आप देखिए निफ्टी कंफर्टेबली 25,250 लेवल्स पे है, डेज हाई पे आ गए हैं। और हमने बात भी की थी एफएनओ शो में कि अगर 25,250 के ऊपर क्लोज होता है तो इनिशिएट लॉन्ग कर सकते हैं 25,450 25,455 के लेवल्स के आसपास। तो इस निफ्टी पे ज़रूर जो है सेटअप जो है ज़रूर देखेंगे। प्राइवेट बैंक्स की भी अच्छी सपोर्ट निफ्टी बैंक की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए अब चलते हैं क्लोजिंग कॉल्स की तरफ। तो कपिल, क्लोजिंग कॉल्स क्या रहेंगे आपके? जी बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों से एनबीएफसी स्टॉक्स काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में रहे हुए थे। यहाँ पे 1025 के लेवल पे बजाज फाइनेंस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो 1025 के लेवल पे यहाँ पे हमारा बाय का व्यू बनता है। नीचे में स्टॉप लॉस 1000 का रहेगा और ऊपर में इसके अपसाइड पोटेंशियल कहाँ ना कहाँ में हमें 1080 के लेवल तक की हमें देखने मिल सकती है। तो बजाज फाइनेंस का ये पर्टिकुलर व्यू बनता है। और दूसरा स्टॉक्स है जो पीएसयू बैंक्स। प्राइवेट बैंक तो आज ही कुछ उसमें चाल हमें देखने मिली हुई है, लेकिन पीएसयू बैंक में काफी दिनों से लगातार काफी एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे जो लीडिंग स्टॉक है एसबीआई, वो काफी टाइम के हिबरनेशन पीरियड के बाद में एक ऊपर की ओर मूव हमें देखने मिल रहा है। और आज के दिन में 870 जो पहले के हर्डल लेवल्स थे वो भी क्रॉस हो चुके हैं। तो यहाँ पे एसबीआई पे हमारा पॉजिटिव व्यू बनता है, 872 पे बाय का व्यू बनता है, नीचे में 860 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 898 के रेशंस 898 के रेशंस या फिर अपसाइड पोटेंशियल के तौर पे हम देख सकते हैं। ये बिल्कुल पीएसयू बैंक्स पे जो है ऑफ कोर्स तेज़ी वापस आ गई है और बाइंग अच्छी देखने मिल रही है। लेकिन एक बार इंडसइंड बैंक पे भी नज़र डालते हैं और मेरी नज़र यहाँ पे इसलिए आ रही है कि कंपनी जो है रिसेंट मैनेजमेंट रीजे के बाद सबसे पहला सीएफओ के जो है अपॉइंटमेंट भी कंपनी ने किया है। और ये देखें तो ये एक्स सीएफओ जो है बोफा के रह चुके हैं। एक बार इंडसइंड बैंक की चार्ट लेके आते हैं सामने, तो इस पे जो है हम देखना चाहेंगे। देखिए अपमूव स्टॉक 3% ऊपर है और अच्छी अपमूव दे रही है। कपिल ज़रा बताएं इंडसइंड बैंक पे क्या लेवल्स देखने चाहिए? बहुत दिन के कंसोलिडेशन भी देखने मिली थी और एक महीने में तो कुछ अपमूव आया नहीं था, 3 महीने में स्टॉक में गिरावट आई थी, तो वर्स्ट फैक्टर्ड इन हो गया। अब यहाँ से पोजिशनल कुछ अपमूव आ सकते, क्या टारगेट्स लग रहे हैं आपको इंडसइंड के लिए कपिल? जी बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली जब भी हमें चार्ट की ओर देखते हैं तो कुछ कुछ क्राइटेरियाज वो फुलफिल होने चाहिए, तभी वो हमारे एक बाय की रडार में आते हैं। जैसे कि मूविंग एवरेज का स्लोप पॉजिटिव में हो, प्रायर ट्रेंड उसका पॉजिटिव में रहा हो, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो वैसे सारे स्टॉक्स में कहाँ ना कहाँ पे पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म या फिर बाय का कॉल इनिशिएट बनता है। तो हम यहाँ पे आपके जो दर्शक मित्र हैं वहां पे तो ये स्टॉक इतना रिकमेंड तो नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक प्राइस काफी करेक्ट हुआ है और आज का पहला ही दिन है जहां पे 3% का एक हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिला हुआ है। लेकिन कोई टर्न अराउंड या फिर कोई पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे अभी तक तो हमें देखने नहीं मिल रही है। ये पॉजिटिव व्यू शायद कहाँ ना कहाँ पे 780 के लेवल के ऊपर इंडसइंड बैंक निकल जाए तब हमारा व्यू में चेंज हो सकता है। लेकिन अभी तो दर्शकों को इस पे हम बाय का रिकमेंडेशन नहीं देंगे। राइट, तो चलिए इंडसइंड बैंक पर एक इस वक्त टेक आपको मिलता हुआ है। इस बीच गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से जो लगातार खबरें आ रही हैं ब्रेकिंग, सरकार टैक्स फ्री ग्रीन ब्रांड शुरू करने के पक्ष में नहीं है। ये लगातार आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बैंक्स, एनबीएफसीज फाइनेंशियल ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से, सरकारी सूत्रों की तरफ से कुछ तमाम खबरें बैंक्स, एनबीएफसीज और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठक के ठीक बाद हम देख रहे हैं कुछ टेक अवेज यहाँ पर आते हुए। एमएनआरई डीएफएस के अधिकारियों ने बैठक की थी और सरकार टैक्स फ्री ग्रीन ब्रांड शुरू करने के पक्ष में नहीं है। ये कुछ टेक अवेज बैठक के बाद आते हुए बैंक, एनबीएफसीज और फाइनेंसिंग ज़रूरतों को पूरा करने की तैयारी यहाँ पर सरकार की तरफ से। चलिए लगातार इन खबरों को आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन कुछ और स्पेसेस जो कि आज बाजार में चर्चा का विषय बने हैं और एक जहाँ मजबूती देख रहे कपिल, ऑटो एंड ऑटो एंसरी में यस कंजम्पशन बास्केट में अच्छा एक्शन है, लेकिन ये आईटी सेक्टर काफ़ी कंसर्न अब हो चुकी है। इस सेक्टर में जितनी दफ़ा ये सेक्टर उठने की कोशिश करता है, किसी ना किसी खबर की वजह से वापस से गिरावट देखते हैं हम। अब ये जो H1B वीज़ा के नए नियम और नई फीस की खबर आई, उसके ठीक बाद डोमेस्टिक आईटी प्लेस में हमने कमज़ोरी देखी और कमज़ोरी आज भी जारी है। क्या राय देंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस ले रखी है आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में? ऑफ कोर्स नई पोजीशन के लिए लगातार हमारे व्यूअर्स को हम बता रहे हैं कि फिलहाल इस सेक्टर को वॉच लिस्ट में रखें, लेकिन जो ऑलरेडी इस स्पेस में है उनके लिए राय क्या होगी?
एक्चुअली निफ्टी आईटी का एक हमारा एक्चुअली निफ्टी आईटी टेक्निकली काफी अच्छा रीडेबल पैटर्न इंडिकेट करते हैं। तो हमारा इस पे एक एनालिसिस था कि 2010 से लेकर 2025 तक यानी 15 साल की इसकी हिस्ट्री बनी हुई है। तो 15 साल की हिस्ट्री में जब भी आईटी इंडेक्स मूव ऊपर में किया हुआ है, तभी 20 से 22 महीने का उसका एक ड्यूरेशन रहता है कि 20-22 महीने तक इसकी तेजी रहती है। 20-22 महीनों के बाद में जब भी वो करेक्शन आता है, वो करेक्शन कहाँ ना कहाँ पे 30 to 35% के जितना आता है। और ये जो साइकिल है वो पिछले 15 सालों में आई थिंक ऑलरेडी 6 बार रिपीट हो चुकी है। तो ऑलरेडी 35% का करेक्शन आ गया है। 2 साल का जो राइजिंग पैच है, हाँ पैच होता है, तो हम उसी फेस में हैं। लेकिन जब भी 2 साल के राइजिंग पैच होते हैं, वहां पे भी एक इंटरमीडिएट करेक्शन आते हैं। और वो इंटरमीडिएट करेक्शंस की भी एक रिदम बनी हुई है कि 17 से 18% इंडेक्स करेक्ट करता है और उसके बाद में रिबाउंड करता है। तो हम इसके इंटरमीडिएट करेक्शंस में हैं। ऑलरेडी 14 ये इंडेक्स करेक्ट हो चुका है। हम एक इसके जो लास्ट पैच ऑफ पेन है उसी पर्टिकुलर फेज में है। तो 35,350 के लेवल पे चल रहा है। तो इस इंडेक्स का बेसिकली पोटेंशियल सपोर्ट लेवल कहाँ ना कहाँ पे 34,000 33,000 के रेंज के बीच में बनता है। तो इंटरमीडिएट थोड़ा सा पेन रहेगा, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो इसमें बनना चाहते हैं तो अभी तो रुकना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा पार्ट पेन का हो चुका है और इंक्रीमेंटल पेन हो सकता है। लेकिन 34,000 से 33,000 के रेंज के बीच में आईटी स्टॉक्स को फिर से खरीदने की हिदायत रहती है। आईटी सेक्टर के लिए एक एक्सपर्ट व्यू काफ़ी ज़रूरी था और वो अब हमें मिलता हुआ। हमारी पैनल पर 3 और एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजेश पालव्या हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं और मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रुचित जैन भी अब जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। सबसे पहले आपके क्लोजिंग ट्रेड्स यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कॉल से ही शुरुआत करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू। बताएं कौन से हैं क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। दो स्टॉक आइडिया है, दोनों बाय साइड के हैं और दोनों आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है अपने सेक्टर में। पहला पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र से कैनरा बैंक यहाँ पे पसंद आ रहा है। पिछले वीक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली थी और इस तरीके के वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में भी कैनरा बैंक में अगर हम देखें तो डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जिस तरीके के टेक्निकल सेटअप बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ भी गोइंग फॉरवर्ड पोजिशनली बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे हमारा पोजिशनली तो व्यू यहाँ पे बुलिश ही है, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे 128 तक के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 117 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से। आज देखें तो सारे ही ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। और जैसे ही हमने देखा कि जीएसटी के जो रेट रिडक्शन के बाद जिस तरीके से कल रोल आउट हुए नए रेट्स, हमने देखा कि एक अच्छा बाइंग का रुझान सारे ही ऑटोमोबाइल कंपनियों में व्हीकल्स को लेके देखने को मिला। और तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा और सारे ऑटोमोबाइल्स के नंबर मंथली बेसिस पे अगर हम जो देखते हैं वो एक अच्छे जंप यहाँ पे आते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है अशोक लीलैंड जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है, अशोक लीलैंड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 141 के स्टॉप लॉस से और टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम 152 के आसपास। तो स्टॉक एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑन सीरीज देखे तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा और टेक्निकल डेटा के हिसाब से अशोक लीलैंड पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 152, स्टॉप लॉस 141। जी बिल्कुल, राजेश जी के तरफ से दो स्टॉक्स आ रहे हैं। कैनरा बैंक पे खरीदारी की राय है और अशोक लीलैंड दूसरा स्टॉक रहेगा जहां पे खरीदारी की राय देखने मिल रही है। बैंकिंग, ऑटो स्पेस दोनों ही में जो अच्छी मोमेंटम आ रही है। रुचित, गुड आफ्टरनून, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको भी। बताएं आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून। नो, आपको भी फेस्टिव ग्रीटिंग्स, सभी दर्शकों को भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। आई थिंक दो स्टॉक्स है, खरीदारी की साइड है। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि बैंकिंग स्पेस एक ऐसा है कि जहाँ पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है और बैंकिंग में भी पीएसयू बैंक है कि जहाँ पे मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो विद इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस ही मेरी भी एक पिक रहेगी, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर आप थोड़े पोजिशनल चार्ट देखें तो पिछले 4 महीने में जब भी ये स्टॉक 250 248 के आसपास आ रहा था तो वहां पे कंसिस्टेंटली एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक में बना हुआ था। अब वो लास्ट 4 महीने का ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। सो हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से एक तो सेक्टोरल मूव भी स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडली ये स्टॉक ने भी अच्छे खासे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव रह सकता है। तो करंट लेवल्स पे बैंक ऑफ बड़ौदा पहला पिक रहेगा जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 247 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 267 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
और एक हैवीवेट है जहाँ पे हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा एंटिसिपेशन है, वो है लार्सन एंड टुब्रो में। अगर देखेंगे तो पिछले 2.5 साल से लार्सन एंड टुब्रो में कोई भी प्राइस वाइज बड़े मूव्स नहीं रहे। सो रादर मोर एक अगर आप थोड़े लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो ये पूरा जो फेज रहा है, इसमें स्टॉक ने मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज निकाला है विद इन अ ब्रॉडर लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड। सो जैसे रीसेंट प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुए, एक तो स्टॉक जब भी डिप आ रहा है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बेस स्टॉक ने बना दिया है। एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न का फॉर्मेशन स्टॉक में हुआ है, हालांकि अब तक ब्रेकआउट आया नहीं है, बट नो जैसे सपोर्ट बेस बन रहा है, हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक में बहुत ही जल्द ये पूरे पैटर्न का ब्रेकआउट रहेगा। सो ब्रेकआउट के बाद चेज करने से बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी मिल रहा है। सो हम यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो में खरीदारी करने की सलाह देंगे करंट लेवल्स पे। 3570 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 3850 के आसपास टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल रुचित ने एल&टी के बारे में बात की और याद रखें ये सबसे बड़ा इंफ्रा प्लेयर है और इनके जो है कमेंट्री में देखें ऑर्डर्स विन्स भी देखने मिल रहे हैं और एक सिग्नल आता है कि प्राइवेट कैपेक्स जो है थोड़ा पिकअप धीरे धीरे कर रहा है। हालांकि इसे समय लगता है 6 महीने से 12 महीने, लेकिन जब लीडर शुरू करता है तो फिर बाकी फॉलोअर्स भी आ जाते हैं। लक्ष्मीकांत जी गुड आफ्टरनून, सीजन ग्रीटिंग्स आपको भी। आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स बताएं। गुड आफ्टरनून शरद जी, और आप सभी को भी शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो मेरा जो सबसे पहला ट्रेड है मेटल सेक्टर से है, आज अच्छे खासे रिबाउंड हमें देखने को मिले हैं। सो टाटा स्टील में मुझे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले समय में जो तेजी है वो और बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील को हमें बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड 181 के, और हमें बाय करते समय 169 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा रिकमेंडेशन मेरा पीएसयू बैंक से रहेगा। ऑलरेडी राजेश जी इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो कि है कैनरा बैंक। मुझे वीकली चार्ट्स पर इन्वर्टेड एंड शोल्डर का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है, और जो आरएसआई और मैकडी है वहां पर भी वो दोनों ही इंडिकेटर अपने पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव मुझे कैनरा बैंक में आगे। बिल्कुल यहाँ पे टाटा स्टील कैनरा बैंक पे जो है अब जो है बुलिश नज़रिया बन रहा है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जो है टेक्निकल्स पे और कुछ खास रिसर्च जो है हम लेके आने वाले हैं इस शो में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। मैं मानसी और शरद लगातार आपके साथ बने हुए हैं और हमारी एक्सपर्ट की पैनल कपिल शाह, राजेश भालिविया, रुचित जैन और लक्ष्मीकांत जी लगातार हमें मार्केट पर अपना नज़रिया बता रहे हैं। मार्केट में एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, सेक्टर्स भी अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं, निचले स्तरों से इंडिसेस ने भी रिकवर किया है। इस बीच लक्ष्मीकांत जी आपसे एक टेक फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर जानना चाहूँगी। आज ये चल रहे हैं, इन पर्टिकुलर दीपक फर्टिलाइजर के स्टॉक को अगर बात करें, काफ़ी हद तक कंजम्पशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑटो स्पेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके इतर भी कुछ स्पेसेस है जहां पर एक्शन है जो व्यूअर्स के सामने रखना चाहेंगे। हम करीब 4% की तेजी दीपक फर्टिलाइजर में इस वक्त देख रहे हैं। 1505 के लेवल्स जिनकी पोजीशंस हैं उनके लिए राय क्या होगी? लक्ष्मीकांत जी वापस आप पर लौटेंगे हम, इस वक्त आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी आप बताइए, दीपक फर्टिलाइजर पर कोई राय बनती है? तो मानसी जी देखिए, अगर स्टॉक्स में अगर हम देखें केमिकल एंड फर्टिलाइजर में एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले दिनों देखा था, लेकिन वापस अभी एक कंसोलिडेशन के फेज में वापस सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर में एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी आज के सेशन में स्पेशली आते हुए दिखा, और अब 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक यहाँ पे निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हमें लगता है कि 1510 1515 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इस अपमूव का। अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये मोमेंटम फिर 1560 की तरफ भी लेके जा सकता है इस स्टॉक को। तो एक करेक्शन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। जिनके पास भी ट्रेड है बने रह सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस 1480 के आस 1480 के आसपास ट्रेल कर ले, और 1515 के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट 1560 तक आते हुए दिख सकता है।
तो चलिए, ये एक राय हमें मिल रही है, दीपक फर्टिलाइजर पर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखा जा सकता है। कपिल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं और ब्रोकरेजेस का मानना है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड की टारगेट्स नजर आ सकते हैं। खरीदारी की राय इसे बरकरार रखने की इस रिपोर्ट में बात कही गई है। 875 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। 3.5% तक की तेजी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर राय क्या होगी? जी बिल्कुल, स्टॉक में काफी अच्छा करेक्शन आ गया था और फिलहाल के कुछ दिनों में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में या फिर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स में इतनी ज्यादा ट्रैक्शन भी हमें देखने नहीं मिली थी, लेकिन डिसेंट करेक्शन हो गया है स्टॉक का। 840 से लेके ऑलमोस्ट 680 तक का इसने अपना डिक्लाइनिंग मोमेंटम दिया हुआ है। लेकिन ये जो रिसेंट बॉटम बना हुआ है 680 के लेवल के यहाँ पे, वो कहाँ ना कहाँ पे एक राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल भी रही हुई है और काफी टाइम तक ये 680 के रुपए का जो लेवल है वो हिस्टोरिकली रिवर्सल पॉइंट्स हमें काफी ज्यादा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी जो है देखे अच्छी मूव आ रही है, 3.5% ऊपर है। रुचित, एक बार जीएमडीसी पे जो है आपकी राय लेना चाहूँगा। आज भी देखिए शानदार अपमूव देखने मिल रहा है, जिस तरह मिनरल कंपनीज डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और इंटरनेशनल टाइप्स दोनों की प्रति जो है गवर्नमेंट की पुश देखने मिल रही है। जीएमडीसी पे अगर होल्डिंग है ऑलरेडी और स्टॉक की चार्ट को एक बार 3 महीने के चार्ट दिखाएं और 1 साल के दिखाएं तो हमें पता चलेगा कि जीएमडीसी में बड़ी एक अपमूव देखने मिली है। अगर कोई होल्ड कर रहा है जीएमडीसी तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर ले। 1 महीने में स्टॉक 46% का रिटर्न्स दिया है और अब देखा जाए तो 3 महीने में 60% का जो है अपमूव आया है। यहाँ पे बने रहना चाहिए कि धीरे धीरे करके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग शुरू करें? जी बिल्कुल, काफी स्विफ्ट अपमूव हमने स्टॉक में देखा है, जहाँ पे 360 370 के आसपास से ये रैली की शुरुआत हुई थी। 360 वाला 630 के आसपास तक का मूव हमने बिना कोई सिग्निफिकेंट करेक्टिव फेज के देखा है। सो ऑल्दो मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरबॉट जोन में है, बट ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी खराब नहीं है, क्योंकि अगर आप आज के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स है स्टॉक में। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि करंट लेवल्स पे भी बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में काफी बना हुआ है। अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे लिया है और अच्छे मुनाफे हो रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि जस्ट थोड़े ओवरबॉट सेटअप्स के कारण पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे और पूरा एग्जिट नहीं करना चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि बड़े ट्रेंडेड फेजेस ऐसे ही रहते हैं कि जहाँ पे आपको मल्टी बैगर्स अगर स्टॉक्स को बनना है तो डेफिनेटली ऐसे मूव्स वो स्टॉक में रहते हैं। सो आई थिंक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट पूरा एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये ट्रेंड और एग्जिट होता है तो ये ट्रेंड को पोजिशंस को कंटिन्यू करके राइड करना चाहिए। बिल्कुल, तो पोजीशंस को जो है कंटिन्यू करें, राइड करें। थोड़ी सी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो देख लें। लेकिन अब हमारे साथ टर्टल वेल के रोहन मेहता भी जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून रोहन, सीजन्स ग्रीटिंग्स आपको भी। रोहन, जो है रिन्यूएबल फाइनेंसिंग को लेके थोड़ी देर पहले एक एक्सक्लूसिव खबर जो थी मानसी बता भी रही थी कि और ज़्यादा जो है अपमूव गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ की तरफ से देखने मिल सकती है। तो मेरे एनालिसिस में पीएफसी, आरईसी और आयरेडा, ये 3 जो है स्टॉक्स जनरली इसके बेनिफिशियरी होते हैं और पीएफसी आरईसी में तेज़ी भी आज देखने मिल रही है। किस तरह रिन्यूएबल फाइनेंसिंग कंपनीज को आप देख रहे हैं और यहाँ से क्या अहम पॉजिटिव ट्रिगर्स या कुछ वर्ड ऑफ कॉशन अगर हो तो वो भी आप बता दें रोहन। आई बिलीव रिन्यूएबल फाइनेंशियल कंपनीज में कोई रिस्क का सेंटर नहीं है और ये सब कंपनीज बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है। तो द प्रॉब्लम इज कि उसके हिसाब से री रेटिंग कितना होगा और क्या एडवांस पीए मिलेगा, दैट इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर। बट द रिस्क इज मोर ऑन टू द रिन्यूएबल साइड बिकॉज द वे द कॉम्पिटिशन फ्रेसअप हो रहा है। बॉस, आई एम इन सूरत और जिस हिसाब से सोलर इंडस्ट्री, सूरत वॉज बीन नोन बाय डायमंड एंड टेक्सटाइल, आई वुड नॉट शाय एनफ टू टेल यू दैट कि 5-7 साल के बाद सूरत विल बी नोन बाय सोलर ओनली। जो कंपटीशन हो रहा है, जो प्राइसिंग फैक्टर हो रहा है, दैट इज वेरी हार्ड टू सस्टेन। सो ये लेवल पे ये वैल्यूएशन वो कंपनीज में सस्टेन करना हार्ड है। बाकी रीफाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग कंपनीज इज अ वेरी डिसेंट टू इन्वेस्ट, नो प्रॉब्लम्स ऑन इट। तो आरईसी पीएफसी पे नज़र ज़रूर रखें और किस तरह डिटेल्स आते हैं, किस तरह फाइनेंसिंग आती है, उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट का पुश जो है देखने मिल रहा है और ऑफकोर्स इन दोनों स्टॉक्स में भी तेज़ी आ रही है। लक्ष्मीकांत जी, आपसे भी जो है हम राय लेने वाले, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार जो है अहम टेक्निकल पिक्स और ऑप्शंस के चैंपियन जैसे खास सेगमेंट्स हम लेके आने वाले हैं। कान जी, आपके तरफ चलते हैं। आप देखिए एफएमसीजी स्पेस पे जो है फिर से वीकनेस जो है बढ़ी है और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 1% गिर चुका है और देखा जाए तो एचयूएल में जो है गिरावट बढ़ते जा रही है। स्टॉक लगभग 2% नीचे है दिन के ट्रेड में और टॉप लूजर भी है आपके निफ्टी एफएमसीजी स्पेस से। आ रहा यहाँ से क्या अगर देखा जाए तो एक डिसिप्लिन्ड मूव में क्या कोई शॉट्स ले सकते हैं एफएमसीजी स्पेस में?
क्योंकि यहाँ पे जो है चार्ट सेटअप कुछ ढंग का लग नहीं रहा, एटलीस्ट वीकली बेसिस पे। HUL ब्रिटानिया यहाँ पे कोई शॉट्स बनते हैं कि कंसोलिडेशन फेस में ही रहेगा? ट्रेंड तो डाउनवर्ड है लक्ष्मीकांत जी। जी हाँ, डेफिनेटली ट्रेंड निफ्टी एफएमसीजी स्पेस में डाउनवर्ड ही नजर आ रहा है। और जिस तरीके से बैक टू बैक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन डेली के चार्ट पर दिख रहा है, तो उसके हिसाब से अभी भी फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स अपने 200 डीएमए लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी दिखाई दे रहा है 55,350 के आसपास। अगर उसके नीचे फर्दर करेक्शन आता है तो हमें ये जो वीकनेस है वो एक्सटेंड हो सकती है टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 54,500। तो मुझे लगता है कि फर्दर वीकनेस आने वाले समय में भी बढ़ सकती है। जहां पर आप शॉर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर जहां पर हमें यहाँ पर वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो गिरावट है वो आने वाले समय बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे ये स्टॉक अभी 1170 तक के निचले स्तर तक फिसल सकता है। वहीं पे जो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है 1220 का। राइट, तो चलिए कंजम्पशन एंड इन पर्टिकुलर GCPL पर एक टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ। लेकिन कपिल, दो और स्टॉक्स हैं जिस पर आपसे राय जानना चाहूंगी, एल्केम लैबोरेटरीज एंड शिल्पा मेडिकेयर। दोनों स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन दिखा रहे थे, गेंस थोड़े सरेंडर भी हुए हैं इस वक्त। अगर आप देखें, आई थिंक एल्केम लैबोरेटरीज में तो अब भी तेजी कायम है, 5547 के लेवल से। कंपनी की एक दवाई कंपनी ने इनफैक्ट इंडिया में लॉन्च की है, जो खबर आई है। और साथ ही शिल्पा मेडिकेयर के लिए कंपनी की प्रोडक्ट को EU से फाइनल अप्रूवल की सिफारिश मिली है, जिसके चलते ये स्टॉक फोकस रेडार पर था। शिल्पा मेडिकेयर आज सुबह काफी बढ़िया एक्शन दिखा रहा था, उसके बाद अब ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी नजर आ रही है। लेकिन एल्केम लैब्स एंड शिल्पा मेडिकेयर पर टेक्निकली आपकी राय क्या होगी? वेलकम बैक। 2016 में लिस्ट हुआ था। 2016 के बाद में ये स्टॉक मेजरली 4 से 5 बार करेक्ट हुआ है और ईच ऑफ द करेक्शन 30 to 35% का रहा हुआ है। रिसेंट करेक्शन भी जो था वो भी 35% तक का था। उसके बाद में 6 महीने का बेस बनाया हुआ और 20 महीने बेस से ये स्टॉक अभी निकल रहा है। तो ये स्टॉक एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन में तो आ रहा है। कुछ भी डिक्लाइनिंग मोमेंटम आती है स्टॉक में 3400 5400 बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और उसके ऊपर में जो इसके अपसाइड पोटेंशियल हम जो देख रहे हैं इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 5700 की हो सकती है। और 5700 के ऊपर भी ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में और भी हमें अपरन देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक एक्यूमुलेशन जोन में है और 5400 तक हम इसको स्टॉक को एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं फ्रॉम द पोजिशनल पर्सपेक्टिव। और दूसरा जो स्टॉक था शिल्पा मेडिकेयर का भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है कि काफी टाइम के कंसोलिडेशन बैच के बाद में ऑलमोस्ट ये स्टॉक 2016 से लेकर 2024 तक यानी ऑलमोस्ट 8 साल से स्टॉक प्राइस 680 का एक लेवल था, जो एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और फिर से थोड़ा सा पिकअप आ रहा है स्टॉक में। हालांकि स्टॉक में प्राइस में मोमेंटम तो इतने एज सच नहीं है, काफी इंट्राडे फ्लक्चुएशन ज्यादा हमें देखने मिलते हैं। तो थोड़ा सा ये स्टॉक ऊपर में 855 के ऊपर सस्टेन करे तो इसमें मोमेंटम आना बन सकता है। लेकिन ऑन द प्रायोरिटी अल्केम काफी अच्छा लग रहा है शिल्पा मेडकेयर के कंपैरिजन में। और एल्केम लैबोरेटरीज में एल्केम इस वक्त बेटर नजर आता है। लेकिन चलिए, अब ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड आपको बताने का समय हो चला है हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। और आज का ऑप्शन का ट्रेड हमें बता रहे हैं एंजल वन के ओशो कृष्णन। ओशो, गुड आफ्टरनून, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। आज जो स्टॉक ऑप्शन में काउंटर निकल के आ रहा है वो है एनटीपीसी में देखें तो फ्यूचर्स में अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड टेक्निकली भी अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज का पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो रहा है। सो एनटीपीसी के 340 के कॉल ऑप्शन को बाई करने की सलाह बनेगी। 4 रुपए 20 पैसे के आसपास बाई करें। नियर अबाउट 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड मुझे लगता है कि कल तक 8 से 8.5 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा ही ट्रेड सेटअप का जो मैक्सिमम रिस्क है वो नियर अबाउट 3750 का है। एंड टारगेट अचीव होने पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो नियर अबाउट 6700 के देखने को मिल सकते हैं। ओशो, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन का ये दमदार ट्रेड हमें बताने के लिए। एनटीपीसी 340 की कॉल खरीदने की राय, 4 रुपए के दाम पर 8.5 रुपए टारगेट,
₹1.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। वर्कआउट होने पर 6750 का अधिकतम मुनाफा और अगर रिवर्स जाएगी तो फिर 3750 का नुकसान भी हो सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, FNO ट्रेडिंग को लेकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। FNO ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से बातचीत करें, सलाह लें, सोचें समझें और उसी के बाद FNO ट्रेडिंग में उतरें। कुछ और स्टॉक्स जो कि निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्शन दिखा रहे हैं उन पर नजर डालते हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर भी फोकस होना चाहिए। PNB हाउसिंग फाइनेंस, राजेश जी एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। 885 के स्तर पर हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, करीब 3-3.25% के गेंस के साथ आज के सत्र में स्टॉक कामकाज करता हुआ। PNB हाउसिंग फाइनेंस को अगर हम देखें तो स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे बनते हुए दिखी और ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी बनी है एक करेक्शन के बाद यहाँ पे ये मूव 920-930 की तरफ भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। स्ट्रेंथ यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे ऑलरेडी है। स्टॉक अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए देखने को मिला है और अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सरपास होते हुए दिखे प्राइस एक्शन। 870 का स्टॉप लॉस फॉलो करें और पोजीशन हमें लगता है 920-930 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। PNB हाउसिंग फाइनेंस पर इस वक्त हमें मिलती हुई 3.25% के गेंस, 885 के स्तर। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर मार्केट्स एट 3, BTST, STBT ट्रेड्स एंड ट्रिगर्स एंड इवेंट्स आपको बताएंगे, आप बने रहें। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स पे। और बाजार देखें तो रिकवरी मोड पे तो ज़रूर है। निफ्टी जो है हरे निशान में है, 25,200 लेवल्स के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे जो है अच्छी अपमूव देखने मिले, खास करके PSU की जो है सपोर्ट आ रही है। चुनिंदा प्राइवेट बैंक्स में भी मोमेंटम आ रहा है, हालांकि अभी भी ICICI बैंक और HDFC बैंक की तरफ से सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो इस पर भी जो हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। लेकिन एक स्टॉक है KEC इंटरनेशनल, उसको एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। स्टॉक में जो है एज हाई एज 7% इंट्राडे मूव जो है दिया है, लेकिन अभी भी देखें तो स्टॉक लगभग 4% ऊपर है। इसके क्या डिटेल्स है, क्या ऑर्डर विन्स आए, सब जो है इन्फॉर्मेशन रविंदर लेके आके बताएंगे हमें। रविंदर बताएं KEC इंटरनेशनल में आज इतनी अच्छी तेज़ी क्यों है? जी बिल्कुल, KEC इंटरनेशनल में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी को जो है नया ऑर्डर मिला है 3,243 करोड़ का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में। और KEC इंटरनेशनल का ये जो है अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है EPC सेगमेंट में। वहीं ये जो ऑर्डर है वो 4000 kV ट्रांसमिशन लाइन UAE और कंपनी जो है US में सब टावर्स, हार्डवेयर्स और पोल्स जो है सप्लाई करने वाली है। और इसी के साथ साथ कंपनी का जो YTD ऑर्डर इनटेक है वो अप्रॉक्सीमेटली 11,700 करोड़ पर आ जाता है। और मैनेजमेंट ने इस ऑर्डर विन के कमेंट करते हुए मैनेजमेंट का कहना है कि ये ऑर्डर जो है कंपनी का जो प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में उसको फर्दर जो है स्ट्रेंथ करेगा। इसी के साथ साथ बात करें Q1 FY26 में KEC इंटरनेशनल के परफॉर्मेंस की, यहाँ पर एज ऑफ Q1 FY26 में जो कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक और L1 जो ऑर्डर है वो मोर देन 40,000 करोड़ का है। वहीं अगर बात करें फाइनेंशियल फ्रंट्स की तो कंपनी का जो रेवेन्यू था Q1 में उसमें 11% की ग्रोथ देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5,023 करोड़ पर। वहीं पैट में भी जो अच्छा खासा इसमें जंप देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 42% का। बात करें मार्जिन्स की तो मार्जिन्स जो है इसमें 50 बेसिस पॉइंट का एक्सपांशन देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अब बात करें Q1 FY26 में सेगमेंटल परफॉर्मेंस की KEC इंटरनेशनल की तो यहाँ पर T&D जो सेगमेंट है कंपनी का उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें 26% की जो है अपटिक देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं ऑर्डर बुक और L1 जो ऑर्डर रहे हैं कंपनी के T&D सेगमेंट के वो अप्रॉक्सीमेटली 26,000 करोड़ के रहे हैं। वहीं बात करें सिविल सेगमेंट की तो यहाँ पर सिविल सेगमेंट को जो रेवेन्यू रहा है Q1 FY26 में वो 943 करोड़ का। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, केबल्स, रिन्यूएबल्स और ऑयल एंड गैस जो सेगमेंट है KEC इंटरनेशनल की उसमें भी जो है अच्छी खासी तेज़ी जो है ग्रोथ देखने को मिली थी Q1 FY26 में। वहीं मैनेजमेंट ने Q1 के कॉन कॉल में कहा था कि उन्होंने जो है अपना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो है FY26 के लिए वो मेंटेन रखा है
पर। वही बात करें मार्जिन्स की तो मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि जो FY26 में जो मार्जिन है वो 8 से 8.5% पर रह सकता है, लेकिन FY26 में जो है इसमें इस कंपनी का जो मार्जिन है वो 50 से 100 बेसिस पॉइंट का जो है एक्सपेंशन इसमें हो सकता है। वहीं रिन्यूएबल बिजनेस जो है कंपनी का, उसका जो ग्रोथ है 3000 से 4000 करोड़ का रह सकता है अगले 2 से 3 सालों के लिए। आखिर में बात करेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर पिछले एक हफ्ते में स्टॉक्स में जो है 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी, और एक महीने में 11% और 6 महीने में जो स्टॉक्स ने 10% के जो रिटर्न दिया है। सो नए ऑर्डर विन के चलते जो है KEC इंटरनेशनल में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। धन्यवाद रविंदर। KEC इंटरनेशनल का फुल 360 डिग्री एनालिसिस आपने बता दिया। लेकिन रोहन, एक बार OMC स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं। डायरेक्टर साहब, BPCL, IOCL और HPCL तीनों स्टॉक्स को फायर करें। अच्छी मोमेंटम तीनों ही OMC स्टॉक्स में देखने मिल रही है। थोड़े देर पहले जो है LPG पे जो पॉजिटिव अनाउंसमेंट आई थी। इन सारे कंपनीज को LPG सब्सिडीज़ भी मिल रही है, और इंटरेस्टिंगली ब्रेंट क्रूड जो है लगातार 5 सेशन से जो है गिरावट भी देखने मिल रहा है। तो रिफाइनिंग कंपनीज को थोड़ी पॉजिटिव जो है मोमेंटम भी देखने मिलती है। वही ONGC ऑयल इंडिया के लिए ये नेगेटिव रहता है, इसलिए आप ऑयल इंडिया में गिरावट देख रहे हैं। जो फोकस है वो है BPCL, HPCL और IOCL। इन तीनों में जो OMCs में जो है रोहन, किस तरह फंडामेंटल ट्रिगर्स लग रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ पे जो और पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने मिल सकते हैं इस स्पेस पे? पूरा हम स्ट्रक्चर देखें तो हमको अभी भी OMC बहुत अट्रैक्टिव जोन पे नहीं लग रही है। प्रॉफिट्स पर आर नॉट इंटरेस्टिंग, परफॉर्मेंस भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, और जो ये है वो शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरीज आती जाती रहती है, पर लॉन्ग टर्म पॉइंट पे लिए अभी भी हम नेगेटिव है OMCs पे। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू रहेगा या शॉर्ट टर्म रहेगा तब ज़रूर BPCL, HPCL और IOCL जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखें। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार मार्केट से 3 और BTST STBT ट्रेड्स हम लेके आने वाले हैं। PSU बैंक्स में अगर आप देखिए, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑलरेडी एक रैली आ चुकी है, एंड यूनियन बैंक एक लगा रहा है, बट आज फाइनली काफी दिनों के बाद 89 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यूनियन बैंक में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे यूनियन बैंक बाय करना है। यहाँ से एक्सपेक्टेड टारगेट होंगे अराउंड 149 के, और 136 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय करना है। दूसरा जो बाय कॉल है मेरा वो है संवर्धना मदरसन। वीकली चार्ट में ऑलरेडी एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला है, एंड आज हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है। तो संवर्धना मदरसन बाय करना है, 112 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 109 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 118। देश की तरफ से 2 खरीदारी की राय है। PSU बैंकिंग स्पेस से यूनियन बैंक, और ऑटो एंसिलरी स्पेस से शामिल संवर्धना मदरसन, जो डेज हाई लेवल्स पे जो है मूव कर रहा है। एक और सेगमेंट है मेटल्स और माइनिंग पैक। यहाँ पे बहुत अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। आप फेरस लीजिए, नॉन फेरस लीजिए, इंक्लूडिंग सिल्वर रिलेटेड स्टॉक्स लीजिए, सब में एक अच्छी अपमूव आ रही है। मानसी, जरा मेटल्स और माइनिंग की अगर बात करें तो प्रोडक्शन कट्स तो देखने मिल रहे हैं स्टील इंडस्ट्री में। इसके अलावा क्या लगता है, इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो में और ज़्यादा मेटल्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो अट्रैक्टिव हो गया है। एब्सोल्युटली, और गोल्ड और सिल्वर की शाइन देखिए शरद, बिल्कुल कम नहीं हो रही है। इनफैक्ट अभी हम लगातार ये भी देख रहे हैं, आज सुबह ही जब कमोडिटी एक्सपर्ट भी जुड़े थे, बड़े ही इंटरेस्टिंग एंड कॉमिक अंदाज में उन्होंने कहा था कि गोल्ड सिल्वर कब कम होंगे, अभी ये बड़ा सवाल हो चुका है। एंड यस, ऑफ कोर्स सिल्वर की इन पर्टिकुलर बात करें, एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और तो इसका यूसेज दोनों रहता है, एक जो है ऑफ कोर्स डेकोरेटिव रहता है और एक इंडस्ट्रियल भी रहता है। दैट्स राइट। तो प्रेशियस मेटल्स के तौर पर तो है ही, लेकिन सिल्वर और ज्यादा चमक दिखा रहा है इन कंपैरिजन, ये और स्ट्रांग इसीलिए नजर आ रहा है बिकॉज इंडस्ट्री वाइज भी जितना यूजेज है, फिर इक्विटी मार्केट में भी इसका एक कनेक्टिंग फैक्टर है। राइट, करेक्ट, आपने सही बोला। लेकिन मिनरल्स माइनिंग स्टॉक जो जैसे GMDC, मोइल, यहाँ पे ज्यादा मूव नहीं आता, लेकिन आज देखने मिल रहा है गवर्नमेंट की पुश आ रही है कि मिनरल्स को आप जो है एक्सकेवेट करें इंडिया में, और ग्लोबली भी टाई अप्स करें, तो इसके कारण जो है हमें अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। लेकिन मानसी, एक बार गोल्ड और सिल्वर की अपडेट भी ले लेते हैं, जो है स्क्रीन पे दिख भी रहा है। जरा देखिए, सिल्वर तो अपने 14 ईयर हाई लेवल्स पे है। डोमेस्टिकली गोल्ड का क्या हाल है?
आज सुबह भी हमने देखा था MCX पर रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर सोने की चाल जो है मजबूती के साथ आज खुलता हुआ नजर आया था और लगातार हम कंपेयर कर भी रहे हैं गोल्ड सिल्वर, और सिल्वर जहां जहां तेजी दिखाता है, चमक दिखाता है, वहां पर उसे इक्विटी मार्केट रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स के साथ कनेक्ट कर भी बताते हैं। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर की ही अगर बात करें, 1 लाख के पार अब जाता हुआ घरेलू बाजार में अगर आप देखेंगे, दोनों ही प्रेशियस मेटल्स जबरदस्त शाइन और रिकॉर्ड लेवल्स पर शाइन होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ से आगे और ज्यादा डिमांड बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि फेस्टिव डिमांड के तौर पर प्रेशियस मेटल्स और एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी, चाहे कितने भी महंगे हो जाएं, इंडियंस जो हैं वो गोल्ड सिल्वर को लेकर सेंटिमेंटली भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी वजह से रोहन, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी, नॉट जस्ट इक्विटी मार्केट, लेकिन ये जो कमोडिटी पैक में प्रेशियस मेटल्स में अपमूव्स नजर आ रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? एंड कनेक्टिंग इट विद इक्विटी मार्केट्स, अगर आप कोई राय देना चाहें गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स, ज्वेलरी काउंटर्स या सिल्वर रिलेटेड प्लेस पर। Yeah, first of all, we're very extremely bullish on silver. We hold nearly about 15% in our funds. So personally और सब invested है। See, silver अभी भी आज की डेट में भी डॉलर टर्म्स पे ऑल टाइम हाई नहीं हुआ है, वो जो तकरीबन $49 यानी $50 है। So still the steam is left. Of course रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो इतना मैच नहीं करता है, और गोल्ड हमको लग रहा है कि काफी टाइम बहुत ओवर स्ट्रेच हो गया, तो वहां पे करेक्शन हो सकता है। पर या इंटरेस्टिंग, मुथूट मन्नपुरम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले इनटू इट। लोगों को कॉन्फिडेंस फिर से है। और कमिंग अप विद सिल्वर माइनिंग में आई थिंक हिंदुस्तान जिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां से बिकॉज ऑफ द प्रेशियस मेटल ये कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। जी बिल्कुल, प्रेशियस मेटल्स पे जो है हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या गोल्ड प्राइसेस 2 लाख रुपए तक भी टच कर सकते हैं? एक खास रिसर्च जो है विश्ववन लेके आए हैं। विश्ववन बताएं, क्या है ये रिसर्च? 2 लाख का ये आंकड़ा देखने मिल सकता है? देखिए, जेफरीज की ये रिपोर्ट है, उन्होंने $6,600 का टारगेट दिया है। उसे हमने कैलकुलेट किया है, $88.5 है $1 का भाव। अगर उससे कैलकुलेट करें, क्योंकि 1 ऑन्स का भाव है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि $6,600 प्रति ऑन्स का उन्होंने टारगेट दिया है, तो अगर उससे कैलकुलेट करते तो इंडियन रुपीज़ में ये 2 लाख रुपए के ऊपर का भी टारगेट बैठता है। यानी ये बड़ी तेजी यहाँ से जेफरीज को लिखती है। और क्रिस वुड ने ये इस रिपोर्ट में साथ में ये भी कहा है कि 1980 के बुल रन से अगर तुलना करें तो ये बिल्कुल फेयर टारगेट है। उन्हें ओवर वैल्यूड उन्होंने टारगेट नहीं दिए हैं, उनको ये फेयर टारगेट लगता है 2 लाख रुपए का भी। इसके पीछे की वजह वो ये बताते हैं कि 1980 में जो सोने का भाव था यूएस में, वहां पर यूएस की जो उस समय जो पर कैपिटा इनकम में से जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम थी प्रति व्यक्ति, वो करीब 10% था सोने के भाव का, और अभी 6% से भी कम है। यानी यहाँ से काफ़ी रूम है ऊपर बढ़ने का, और इसलिए उन्होंने $6,600 का टारगेट दिया है। यानी एक बड़ी तेजी उनको लगती है। साथ ही 2002 से जो अगर फियर एंड ग्रीड रिपोर्ट उनकी अगर आप देखें तो पेंशन फंड्स में जो गोल्ड में उनका इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में जो वेटेज था वो 50% तक था, जिसे घटाकर 2020 के दौरान 40% किया गया। लेकिन अभी भी 40% से कभी भी गोल्ड में वेटेज कम नहीं रहा है, और अभी भी उनको लग रहा है कि आगे एक बड़ी तेजी दिखती है। हालांकि 2002 में ही उन्होंने $3400 का टारगेट दिया था, वो टारगेट आने में करीब 23 साल लग गए। ये ध्यान रखिएगा। तो अचानक से आप मत समझ लीजिएगा कि 2 लाख का टारगेट आज ही आ जाएगा, इसी साल में आ जाएगा। तेजी का व्यू है, चारों तरफ मार्केट में तेजी के ही ट्रेंड चल रहे हैं, इस वजह से इस तरह के टारगेट दिए जा रहे हैं। घरेलू बाजार की अगर बात करें तो पिछले 1 साल में सोने ने 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और भाव 1,14,000 के भी ऊपर आ चुका है। ज़्यादातर फंडामेंटल गोल्ड के तेजी के पक्ष में है, क्योंकि यूएस ट्रेजरी से पैसा वापस निकल रहा है। सेंट्रल बैंक सबसे क्रेडिबल हैंड्स माने जाते हैं, वहां पर खरीदारी हो रही है। डॉलर से निकलकर लोग अपने फॉरेक्स रिजर्व को, जो सेंट्रल बैंक्स है, वो गोल्ड को शामिल कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं। साथ ही ग्लोबल गोल्ड ETF में इन्फ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सब कुछ अभी गोल्ड के पक्ष में है, और यही वजह है कि गोल्ड में इतनी बड़ी तेजी दिख रही है, और लगातार बड़े टारगेट ग्लोबल बैंक्स की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने पोर्टफोलियो पे बहुत सारे बैंक्स ये भी हैं, मॉर्गन स्टैनली में हमने देखा था कि 60-40 का जो रूल था उसे घटाकर अब उसे 20% वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह के बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, वो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि 1980 की रैली के बाद जो टॉप बना था गोल्ड में, वहाँ से गोल्ड के भाव 56% टूट गए थे। ये ध्यान रखिएगा।
1996 की जो रैली बनी थी और जो गोल्ड का टॉप बना था, वहां से गोल्ड 29 से 30% टूटे थे। 2012 में भी इसी तरह की गिरावट आई। तो ये ध्यान आपको रखना है, फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे करें, ये आपके लिए सलाह दी गई है। ये बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च विश्वमोहन की तरफ से आया। 2 लाख रुपए तक के जो टारगेट जेफरीज दे रहे हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए देखने मिल रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स याद रखिए कि हर बुल रन के बाद एक जो है स्टीप करेक्शन भी देखने मिलती है हिस्टोरिकली। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार BTST STBT ट्रेड्स और कल की तैयारी पे नजर रहेगी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। राजेश पालविया जैन, रोहन मेहता और राजेश भोसले हमारी पैनल पर तीनों एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और BTST STBT ट्रेड्स क्विकली जान लेते हैं। 3:15 बजे हैं। राजेश भोसले जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बताएं आपकी तरफ से BTST STBT ट्रेड्स क्या होंगे? आज फिनसर्व काफी अच्छा लग रहा है। काफी समय के बाद ये अपने 2070 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो डेली चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो बजाज फिनसर्व बाय करना है यहाँ पे 2050 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें 2130 के टारगेट्स। सो बजाज फिनसर्व, बजाज ट्विंस इनफैक्ट आज सुबह से ही फोकस रेडार पर है। बजाज फाइनेंस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। राजेश जी, आप बताएं आपकी तरफ से BTST STBT ट्रेड्स क्या होंगे? अब तो मानसिक हमें लगता है KEI इंडस्ट्री को बाय किया जा सकता है एज ए BTST स्टॉक में। एक देखे तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही है और स्टॉक अप स्लोपिंग चैनल में डेली चार्ट पे ट्रेवल करते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे स्टॉक में जिस तरीके की तेजी बनी हुई है, 4250 4260 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए 4150 का। वो जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है NMDC। यहाँ पे स्टॉक को देखें तो अपने आज के डे हाई की तरफ क्लोज होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। तो NMDC भी हमें लगता है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 82 के टारगेट के लिए बाय करें, स्टॉप लॉस रखे करीब 76 के आसपास। ऑलराइट, तो चलिए ये एक राय KEI इंडस्ट्रीज 4250 के टारगेट्स, 4150 का स्टॉप लॉस, 1.5% के गेंस यहाँ पर और 4195 के स्तर। रोहन, आज के सत्र को देखते हुए और यहाँ से कुछ सेशंस, ऑफ कोर्स फंडामेंटल नजरिया आपकी तरफ से होगा, लेकिन जैसे कंजम्पशन में एक बूस्ट हम देख रहे हैं, IT में एक फ्रिक्शन हम देख रहे हैं, कौन से सेक्टर पर फोकस होना चाहिए? कन्विक्शन कहाँ बिल्ट हो रहा है? कंजम्पशन IT के इतर भी अगर कुछ आपके रेडार पर है बताइएगा जरूर। आई थिंक जो ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज कंजम्पशन के पॉइंट से अभी भी ठीक लग रही है, पर FMCG कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अभी भी इतना कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है हमको। पर ऑटो आर स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक सो इन नेक्स्ट क्वार्टर, इन 2 क्वार्टर्स वी विल सी द हाईएस्ट नंबर्स पोस्टेड। पर अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक इज लुकिंग के जहाँ पे बहुत सारी जगह पे हमको ग्रोथ दिख सकता है। ये एक राय, फंडामेंटल नज़रिया भी इस वक्त हमें मिलता हुआ। और बाजार में इस वक्त हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस कामकाज, एक्सपायरी का दिन, बावजूद इसके हम देख रहे हैं मार्केट अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश कर रहे हैं। 25,183 के लेवल्स, 25,200 के स्तर देखने के बाद वहां से वापस से हल्का होता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी पर भी लगातार नजर रखें क्योंकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस आज बेहतर है। 55,500 के पार अब भी लेवल बेस कामकाज, मजबूती का दौर। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार ट्रिगर्स, इवेंट्स और चर्चा जारी रहेगी। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। ऑफकोर्स बाजार में जो है थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है। 25,200 के लेवल्स के नीचे आ गया है, मतलब 15-20 पॉइंट की जो है गिरावट देखने मिली है डेज हाई से। बट एक छोटे से रेंज में बाजार फंसा हुआ है और थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है थोड़ी सी जो है डाउन टिक आपको देखने मिल रही है। बट अभी भी देखा जाए तो हरे निशान में 55,500 लेवल्स के ऊपर देखने मिल रहे हैं। ट्रेंड जो है अभी भी जो है आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है और वॉलेटिलिटी भी जो है आज एक्सपायरी के दिन आ रही है। रोहन, आपसे मैं जो हूँ वोडाफोन आइडिया पे राय लेना चाहूँगा। स्टॉक पे जो है एक अच्छी अपमूव देखने मिली है और पिछले आप कह सकते हैं 15 से 20 सेशन में स्टॉक ने लगभग 20% के रिटर्न्स दिए। एक महीने में 24% स्टॉक ऊपर है
और बहुत एक इम्पॉर्टेंट 26 सितंबर को बोर्ड मीट भी होने वाली है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट जो AGR ड्यूज है उस पे जो है वो फैसला लेंगे। ऑफकोर्स मैं जो हूँ पॉइंट स्पेसिफिक आपसे नहीं बात करूँगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको टेलीकॉम स्पेस में जो है अच्छी अप मूव्स देखने मिल रही है, तो आपको क्या लगता है वोडाफोन आइडिया में टर्न अराउंड हो सकता है, या उससे बेटर ऑप्शंस भारती एयरटेल या इंडस स्टार्स में आपको देखने मिलेगा? बताएं रोहन। ऑफ कोर्स ये प्राइस पे और ये वैल्यू पे बहुत सारी स्टोरीज पैन अप हो गई है, तो आई थिंक सो भारती के सामने ये समय ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये यहाँ पे वैल्यू और बन सकता है, पर ये मे बी इट कुड बी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट हम लंबे अवधि के लिए देखें तो ऑफ कोर्स भारती इज बेटर, बट ये दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक सो वोडाफोन मेक्स मोर सेंस। अभी देखते हैं कि क्या होता है कि बिकॉज 3 प्लेयर्स की मोनोपोली हो गई है अभी वो लेवल पे, तो वोडाफोन इज अ क्लियर एक्यूमुलेशन फ्रॉम हियर। तो टेलीकॉम स्टॉक्स पे नज़र ज़रूर रखें, लेकिन वोडाफोन आइडिया यहाँ पे देखिए बड़ी अपमूव देखने मिल रही है। एक चार्ट है बेरिश एनगल्फिंग चार्ट नायका में देखने मिल रहा है। राजेश पालविया सर ज़रा एक बार नज़र डालें नायका पे। यहाँ पे गिरावट जो है देखने मिल रही है, ऑलमोस्ट डेज लो पे है। यहाँ पे क्या लगता है कि शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेज पे जाएगा? पालविया सर बताएं। तो देखिए ब्रेकडाउन तो यहाँ पे देखने को मिला स्टॉक में। यहाँ पे अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे आते हुए दिखा, और ब्रीफली इसने 20 डे मूविंग एवरेज को भी अब यहाँ पे ब्रीच करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है ये अब 340 के नीचे ही अगर ट्रेड करता रहा, 240 के नीचे, सॉरी 240 के नीचे ट्रेड करता रहा, तो इसमें ये करेक्शन फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 230 की तरफ। तो 40.50 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉक को फॉर टारगेट ऑफ 232। नायका पे जो शॉर्ट की कॉल आ रही है, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है हमारी नज़र रहेगी। अब राजेश भोसले सर, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि EMA लेवल्स पे देखें तो इंडियन होटल्स जो है इंपॉर्टेंट एवरेजेस को ब्रेक डाउन कर रहा है। इंडियन होटल्स को एक बार चार्ट पे लेके आते हैं डायरेक्टर साहब, तो हमें देखेंगे क्लैरिटी कहाँ मिल रही है। इंडियन होटल्स को एक बार स्क्रीन पे लाएं। ये तो राजेश जी की कॉल थी पालविया सर की, टारगेट प्राइस 235 232 का और स्टॉप लॉस 240 का है, ये नायका का है। लेकिन अब दूसरा स्टॉक राजेश भोसले सर के लिए है, और EMA ब्रेक जो है इंडियन होटल्स में देखने मिल रहा है। इंडियन होटल्स स्टॉक लगभग 2% गिरा हुआ है, और देखा जाए तो थोड़ी सी जो है नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे देखने मिल रही है। कोई शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं क्या भोसले सर? स्ट्रक्चर जो है कंसोलिडेशन का रहा है, और हम देख रहे हैं कि रिसेंट जो बाउंस है एग्जैक्टली 200 DMA के आसपास रेजिस्टेंस लेके जो प्रीवियस स्विंग लो है उसको ब्रेक कर है। तो यहाँ से एक्सटेंडेड वीकनेस एक्सपेक्टेड है, पॉसिबली जो इसका अगस्त का स्विंग लो है अराउंड 734 का, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट बेट ले सकते हैं। हायर साइड में अराउंड 767 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, एंड नीचे में अराउंड 734 जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं, तो वो एज अ टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉल्स आ रहे हैं। पालविया सर से आ रहा है नायका के शॉर्ट, और भोसले सर से आ रहा है शॉर्ट्स इंडियन होटल से। तो इन दोनों पे भी नज़र रखिए। सेल की रेटिंग है टारगेट 734, स्टॉप लॉस 765 का। ये 2 कॉल्स है जो हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लेकिन आज बाजार की अगर रुख की बात करें तो रोहन, दिन जो था अच्छा था PSU बैंकिंग स्पेस का, ऑटो का, बैंकिंग स्पेस का। कुछ NBFCs में आपको जो है हाउसिंग फाइनेंस या नॉन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छे लग रहे हैं? जल्दी बताएं, समय कम है। अगर है तो कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है इसमें? NBFC में आई थिंक गोल्ड फाइनेंसिंग, मुथूट एंड बजाज फाइनेंस आर आवर टॉप पिक्स। मुथूट और बजाज फाइनेंस ये टॉप पिक्स रहने वाले। फेवरेट स्टॉक्स का स्टैंप जरा डायरेक्टर साहब लगाए रोहन की पिक से। मुथूट फाइनेंस पे जो है और बजाज फाइनेंस, यहाँ पे जो है आपको नज़र बना के रखना है। और बाज़ार की एक्शन की अगर हम बात करें तो अब जो है धीरे धीरे ये एक्शन जो है हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो है गिरावट और बढ़ रही है। 25,180 के नीचे ये आंकड़ा आ गया है, लेकिन बाजार एक रिकवरी ज़रूर दी थी मिड डे में, पर उसको वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। बजाज फाइनेंस डेज हाई पे है, लगभग 2% ऊपर है, और ये भी जो है फेवरेट स्टॉक है राजेश जी का, जहाँ पे यहाँ पे आप व्यू ले सकते हैं वो। और गोल्ड फाइनेंसिंग में मुथूट फाइनेंस, यहाँ पे भी जो है आपको अप मूव देखने मिलेगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आज दिन था
ऑटो स्पेस का था। यहाँ पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स शुरुआती स्तर पे जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स थे निफ्टी इंडेक्स में। जिस तरह फेस्टिव सीजन के जो सेल्स धीरे धीरे करके अनाउंस किए जा रहे थे, हालांकि थोड़ी सी मॉडरेशन जो आज को आपको दिन के ट्रेड में देखने मिली। आज जो मेटल स्पेस था वहाँ पे शानदार अप मूव देखने मिला। जिस तरह जो है चाइना प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, उसके कारण जो है मेटल्स और इवन माइनिंग स्पेस में फेरस, नॉन फेरस एंड इवन सिल्वर सब में अप मूव देखने मिला। और ऑफकोर्स गोल्ड और सिल्वर अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे भी थे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स देखें तो मेटल और पीएसयू बैंक्स दोनों में ही एक अच्छी तेजी आई है। मेटल शेयर में हिंदुस्तान कॉपर, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टेनलेस सारे स्टॉक्स 2 से लेकर 4% ऊपर। पीएसयू बैंक में अच्छी खरीदारी, कैनरा बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी अप मूव आई है। निफ्टी ऑटो की तो हमने बात कर ली, और निफ्टी बैंक में जो है मजौले वाले बैंक जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छी अप मूव आई। इंडसइंड बैंक जो है थोड़ी मैनेजमेंट चेंज आई, स्ट्रीट ने जो है चीयर किया। कैनरा बैंक में इनिशिएट लॉन्ग्स किया गया है। और प्राइवेट बैंक्स अभी भी लेकिन कहा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं निफ्टी बैंक की अप मूव में। निफ्टी बैंक हालांकि एक्सपेक्टेड है कि क्लोज जो होगा हरे निशान में होगा। पीएसयू बैंक से सपोर्ट आ रही है, लगभग 200 पॉइंट ऊपर जो है दिख रहा है। निफ्टी हालांकि देखा जाए तो अभी भी लाल निशान में है, बट बहुत ही छोटे रेंज में जो है कामकाज कर रही है। शुरुआती स्तर पे देखें तो गिरावट आई थी, पर एक अच्छी रिकवरी देखने मिली, पर उस रिकवरी को सस्टेन नहीं किया जा रहा है। एचडीएफसी बैंक भी सपोर्ट में नहीं आए हैं। इंडसइंड बैंक में अच्छी मूव आई है। आईटी स्पेस में जो है अभी भी जो है चुनिंदा शेयर्स में गिरावट देखने मिला, जिस तरह एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। लगातार 6 सेशन तक एक्शन बैक्स में भी अच्छी बाइंग आई है, और एनर्जी खेमे में भी मोमेंटम ठीक ठाक था। रियल्टी में पिटाई हुई है, मुनाफा वसूली देखने मिली है। ब्रिगेड, सोबा, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में सेलिंग आया है। और आज का सबसे बड़ा लूजर एफएमसीजी पैक है, जहाँ पे ऑफकोर्स कहीं ना कहीं शॉर्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं। रैडिको, कहतान, गोदरेज, सीपी, एचयूएल, वरुण बेवरेजेस जैसे सारे स्टॉक्स में जो है सेलिंग प्रेशर आया। तो आईटी स्टॉक्स, एफएमसीजी, रियल्टी और मीडिया रिलेटेड स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर जो है देखने मिल रहा है। तो मिले जुले कारोबार हुआ है आज दिन के ट्रेड में। और आज जो है हम निफ्टी एक्सपायरी के दिन जो है हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फ्लैटिश क्लोज हो रही है, बट थोड़ी सी नेगेटिव बायस के साथ। हालांकि निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ और भी देखने मिल रहा है। तो आज बाजार एक्सट्रीमली स्मॉल रेंज में है, लेकिन अभी जो है बाजार को हम रैप अप करते हैं। रिलायंस फ्लैट क्लोज भी देखने मिला है। और गेस्ट की बात करें तो राजेश भोसले, राजेश पालविया जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। रोहन, आपने भी जो है समय निकाला, और अहम कॉल्स टेक्निकल हो या फंडामेंटल दोनों पे ही हमारे सारे गेस्ट ने राय दिया। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। चलिए क्लोजिंग कॉल्स में बस इतना ही, हम अलविदा लेते हैं। हमारे साथ ईटी ना स्वदेश देखते रहें।